Hello friends, welcome to channel. So this is the unit second, that is society, human behavior and community, Samaj, Manav Vyavhar or Samuday. So in today video, I am going to discuss about some approaches, some theory that need to be studied for the personality. Personality व्यक्तित्व को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए कुछ अप्रोचेस जो कि डिफरेंट थिंकर के द्वारा दी गई है, पर्सनालिटी जिनको थ्योरी बोला जाता है, उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. हियर दिस इज ऑल अबाउट मी. एंड अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. और इस टेलीग्राम चैनल में जो पेड ग्रुप का है उसमें आपको ये सभी कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा. यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कंटेंट, इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा. और इसके साथ साथ ये जो इसके नोट्स की जो लैंग्वेज होगी दैट विच हिंदी इंग्लिश. एंड इसके जितने भी वीडियो हैं सभी बाइलिंगुअल होंगे, जो कि आप इस पे चैनल पे देख सकते हैं. एंड इसके साथ साथ अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन पे 150 पर यूनिट ऑन दिस नंबर. ये नंबर है, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं. और उसको ज्वाइन कैसे करना है, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं. और यहाँ पर पेमेंट करने का तरीका कैसे आपको पेमेंट करना है यहाँ से आप देख सकते हैं. सो जो भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है पेड ग्रुप का वो ज्वाइन कर सकता है. सो नाउ लेट अंडरस्टैंड द अप्रोचेस दैट इज गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट थिंकर्स टू स्टडी द पर्सनैलिटी. सो पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट थिंकर के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ थ्योरी दी गई है, उनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं. सो पर्सनालिटी थ्योरी के माध्यम से हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, क्यों डिस्क्राइब करना है, और क्या उसमें डिस्क्राइब करेंगे ह्यूमन बिहेवियर में, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे वो लर्न करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, इस सभी चीज़ को पर्सनालिटी थ्योरी के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे. सो यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है जैसे कि साइको एनालिटिकल थ्योरी. साइको एनालिटिकल थ्योरी यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी. और इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पर्सनालिटी का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया था. सो साइकोलॉजी साइको एनालिटिकल अप्रोच कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट. सिगमंड फ्रॉइड ने ये साइको एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी होती है उसका स्ट्रक्चर टोपोग्राफिकल तरीके से उन्होंने बताया कि कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस और दी अनकॉन्शियस. ये और उन्होंने जो डायमेंशन दी थी पर्सनालिटी की वो थी इद, ईगो एंड सुपर ईगो. इसको आईडी या इद बोल सकते हैं. तो इनके बीच में क्या संबंध है, इन सब चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया इस थ्योरी के माध्यम से. सो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. और सेगमेंट फ्रॉइड ने बताया कि जो पर्सनालिटी है वो किस प्रकार से डेवलप होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम फ्रॉम टू बर्थ टू द डेथ. मतलब जन्म से लेके मरण तक उसके बीच के डिफरेंट फेजेज जो होते हैं उसमें किस प्रकार से कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, किस प्रकार से डेवलप करती है. सो सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर 5 स्टेजेस दी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. पहली स्टेज थी ओरल स्टेज, सेकंड थी एनाल, थर्ड थी पहले की स्टेज, फोर्थ लेटेंसी एंड दी लास्ट दैट इज जेनाइटल स्टेज. तो ये 5 स्टेजेस के आधार पर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी का विकास होता है. सो ये सभी थ्योरी दी थी. ये जस्ट यहाँ पर शॉर्ट में है, आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. और ट्रेंट अप्रोच क्या है, ट्रेंट मतलब होता है ट्रेट, मतलब लक्षण, जो विशेषताएं होती है पर्सनालिटी की, जो लक्षण है, यहाँ पर उस अप्रोच के माध्यम से यहाँ पर एल्पोर्ट थ्योरी थी और एक और थिंक करते हैं उनके द्वारा थ्योरी दी गई थी, उसको देखते हैं. सो इस थ्योरी में ये ट्राई किया गया है कि जो पर्सनालिटी उन्होंने एक्सप्लेन की है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स में. जैसे कि एल्पोर्ट और कैटल ने यहाँ पर दो मेन कंपोनेंट तो कंपोनेंट दिए ट्रेंड थ्योरी के. एक एल्पोर्ट थ्योरी दी गई, इन्होंने बताया कि इसमें कॉमन ट्रेंड्स होते हैं, पर्सनल ट्रेंड्स होते हैं पर्सनालिटी में. सो कॉमन ट्रेंड्स वो होते हैं जो कि हमको कल्चर से मेजोरिटी फाइंड, मतलब जैसे कि आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी का एक कल्चर होगा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं, वहाँ का जो कल्चर होगा, वहाँ के कुछ लक्षण होंगे, कुछ ट्रेंड्स होंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी में दिखेंगे, उसको बोलते हैं कॉमन ट्रेंड्स. पर्सनल ट्रेंड्स वो होते हैं कि जैसे आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पर 100 लोग रहते हैं, तो सबके कुछ ना कुछ चीज़ें उनमें अलग होती हैं, उनके बिहेवियर में, उनके पर्सनालिटी में, जो कि उसी सेम कल्चर में डिफरेंट लोगों की नहीं होती है. सो दैट इज नॉट फाउंड इन अदर मेंबर ऑफ द कल्चर. तो उसको बोलते हैं पर्सनल ट्रेंड्स, आपके पर्सनल लक्षण. कार्डियल डिस्पोजिशन क्या है, कार्डियल डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो बेसिकली जल्दी ही इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरी चीज़ों से, डिफरेंट एक्टिविटी से. और सेंट्रल डिस्पोजिशन मतलब होता है कि जैसे कि एक पर्सनालिटी में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सोशली एक्टिव होते हैं या फन लविंग होते हैं, तो उनको एज ए
इसमें कैटेगरी में डाला गया था सेंट्रल डिस्पोजिशन। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेंड्स। सेकेंडरी ट्रेंड्स मतलब होता है कि वो ट्रेंड्स जो कि आप दूसरे से सीखते हैं, जैसे कि हेयर स्टाइल या फिर ईटिंग हैबिट होती है, ये सभी चीज़ें आप अपने कल्चर से, आपकी अपनी कल्चर की होती हैं, वो प्राइमरी ट्रेंड्स होगी। बट जब आप दूसरे से सीखेंगे और कहीं फॉर एग्जांपल आप कहीं जाके रहने लगते हैं, तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की हैबिट, फूड हैबिट, कल्चर, जो सभी चीज़ें होती हैं वो आप सीखते हैं, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी हैबिट, सेकेंडरी ट्रेंड्स। कैटल की थ्योरी थी यहाँ, कैटल ने बताया। इन्होंने बेसिकली मेंशन किया दो टाइप में ट्रेंड्स को, एक था सोर्स ट्रेंड, दूसरा है सरफेस ट्रेंड। सोर्स ट्रेंड क्या होता है? सोर्स ट्रेंड ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है कि उसको आप मतलब डे टू डे लाइफ में, इंटरेक्शन में आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। और सरफेस ट्रेंड वो होता है जो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, जैसे कि कोई सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, आप उसके ही आप मोहल्ले में रहते हैं, आपके नेबरहुड में रहता है, तो आप उसको देख करके नहीं लगेगा, आपको डे टू डे इंटरेक्ट करेंगे। बट जब वो काम करेगा, जब वो फील्ड में उतरेगा या डिफरेंट एक्टिविटी करेगा, सोशल एक्टिविटी करेगा, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये जो पर्सन है इज द सोशल वर्कर। सो उसको बोलेंगे सरफेस ट्रेंड। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में आपको बस इतना ही जानना है कि किसके द्वारा दिया गया था, सेल्डन और क्रिस्टमर के द्वारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच अपनाई गई थी, दी गई थी, कि जो पर्सनालिटी किस प्रकार से डेवलप होती है किसी भी इंसान की। नेक्स्ट है लाइफ स्पेन अप्रोच। लाइफ स्पेन का मतलब, उसका मतलब है कि बर्थ से लेके डेथ तक डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो कि एरिक एरिक्सन के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने 8 स्टेज बताई थी साइको सोशल स्टेज पर्सनालिटी की। सो एरिक एरिक्सन के द्वारा, जैसे कि पहली इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, प्ले स्कूल स्टेज, उसके एडोलेसेंस, नेक्स्ट अर्ली अडल्टहुड, मिडिल स्टेज, मिडिल अडल्टहुड एंड दी मैच्योरिटी। एंड तो ये जो 8 स्टेज दी गई थी एरिक एरिक्सन के द्वारा, इनके माध्यम से उन्होंने बताया था कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का, इन 8 स्टेजों के माध्यम से इसको बोला गया लाइफ स्पैन अप्रोच। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पर मैस्लो और रोजर्स के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी पर्सनालिटी की, कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के माध्यम से उन्होंने बताया था कि ये जो, इसको बेसिकली इस थ्योरी को फिनोमोलॉजिकल भी थ्योरी बोला जाता है। और इन्होंने बताया था यहाँ पर कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अब नेचर से पॉजिटिव होता है, मतलब वो आगे बढ़ना चाहता है, आगे ग्रोथ चाहता है, तो उसके लिए वो डिफरेंट चीज़ें, एक्टिविटी करता रहता है इन ऑर्डर टू सेल्फ एक्चुअलाइज देमसेल्फ। अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए वो कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो उसका जो नेचर है, जिस जिस प्रकार से वो विकास कर रहा है, जिस प्रकार डेवलपमेंट उसका हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी का, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहलाती है, जो कि मैस्लो और रोजर्स के द्वारा दी गई थी। सो यहाँ पर जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, यहाँ पर आप डिटेल में देखते हैं कि करके। सो 3 थ्योरी हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड दी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि दी गई थी किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। और ये थ्योरी इसलिए दी गई थी, इन्होंने कोशिश की थी कि इसके माध्यम से जो मेंटल डिसऑर्डर हैं लोगों में, उनको ठीक किया जाए, उसको ट्रीट करने के लिए इस थ्योरी को, इस टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया था। तो इस थ्योरी के अनुसार जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, वो किस प्रकार से होता है कि हमारी जो अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर होती है और जो अग्रेसिव इम्पल्स होती है, मतलब जो लिबिडो होता है, जो इंस्टिंक्ट होती है हमारी, हर एक इंडिविजुअल पर्सन में एक एनर्जी होती है जो कि डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट एज में वो वर्क करती है। तो वो जो एनर्जी चाहती है, जैसे ईगो एंड सुपर ईगो में आपको बताएंगे, ईद में क्या होता है, एक इंस्टिंक्ट होता है, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, कुछ काम करना है तो उसको तुरंत करना है। तो वो चीज़, और जो सोसाइटल डिमांड है कि समाज में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, आप जो करना चाहते हैं दैट इज एक्सेप्टेबल और नॉट इन द सोसाइटी, तो उनके बीच का जो रास्ता होता है, उसको कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये थ्योरी इन्होंने दी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी डेवलपमेंट की, उन्होंने इसमें 2 प्राइमरी आइडिया दिए। पहला आइडिया तो ये था कि जो भी आप पूरी लाइफ में जो बनते हैं, जो भी आप अर्न करते हैं, वो बेसिकली डिटरमाइन होता है बाय योर फर्स्ट फ्यू ईयर्स इंडीड। मतलब जन्म के बाद आप बचपन में जो कुछ सीख जाते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वही चीज़ आप एडल्टहुड में आपको देख पाते हैं, वही पर्सनालिटी में शो करता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट की जो स्टोरी है, मतलब जो विकास हो रहा है लगातार पर्सनालिटी में, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो एंटी सोशल इम्पल्सेस हैं उसको हैंडल कर पा रहे हैं आप। और इन इन सोशली एक्सेप्टेड वे में, मतलब एक सही तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी को, और जो इम्पल्सेस हैं, जो डिजायर हैं, उनको आप हैंडल कर रहे हैं। इसी वजह से आपका जो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। और इनके द्वारा प्रपोज किए गए थे कि 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस।
एक तो कॉन्शियस होता है, दूसरा सब कॉन्शियस या उसको प्री कॉन्शियस बोल सकते हैं। कॉन्शियस मतलब सचेत मन। जैसे मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आप आमने सामने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो एक कॉन्शियस माइंड होता है। दूसरा होता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, जिसमें चीज़ें आपको कम याद रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको कुछ याद आ रहा है 50%, 20% कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेत मन, जैसे आपको कुछ भी याद ना आना, जैसे आप नींद में होते हैं। तो ये तीन मान यहाँ बताया उन्होंने, तीन लेवल ऑफ अवेयरनेस इंसान की पर्सनालिटी की। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इजीली आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये पानी के अंदर एक छोटा सा पहाड़ है और कुछ भाग उसका निकला हुआ है, उसके अलावा उसका 70% भाग अंदर है। सो जो चीज़ दिख रही है दैट इज व्हाट इज रिवील, उसको बोलेंगे कॉन्शियस। जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, जिसको आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, जो आपको याद है। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट होता है, कुछ आधा निकला कुछ नीचे वाला पार्ट, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड। जो चीज़ आपको कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया एग्जाम में आपको आधी चीज़ें याद होती हैं, आधी भूल जाते हैं। उसके बाद जो नीचे डीपली रूटेड जो नीचे वाला पार्ट है, जो आपको दिख नहीं रहा है ऊपर से, वो बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसके बारे में अवेयर नहीं है, जैसे कि मेमोरी, थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर, ये सभी सभी चीज़ें आती हैं अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ईद, ईगो और सुपर ईगो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो तीन कंपोनेंट होते हैं पर्सनालिटी के, id, ईगो एंड सुपर ईगो। सो id क्या होता है? सो यू कैन सी इन द पिक्चर। id मतलब होता है, ये जो id है बेसिकली प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ये प्रिमिटिव फीचर होता है, मतलब जन्म से ही, जन्म के बाद ये डेवलप हो जाता है। और ये अनकॉन्शियसली ये जो नीड होती है हमारी प्लेजर की, उसको उसको ये id बढ़ावा देता है। ये प्रेजेंट इन दी बर्थ, जन्म के बाद ये डेवलप हो जाता है। ये बेसिकली काम करता है सेल्फ, मतलब जो आपको चाहिए उसकी इंस्टेंट डिजायर। आपको ये प्लेजर प्रिंसिपल वर्क करता है, आपको तुरंत उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, डिमांड ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ चाहिए तो आप तुरंत उसको बोलते हैं। एक बच्चा जो होता है, उसको अगर टॉय चाहिए तो वो रोने लगता है, उसको तुरंत चाहिए होता है। तो ये बच्चों में जल्दी डेवलप हो जाता है, इसको बोला जाता है ईद या आईडी। दूसरा है ईगो। सो ईगो से पहले हम पढ़ेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? ये बेसिकली उम्र 5 साल के बाद ये डेवलप होता है। ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो मोरालिटी प्रिंसिपल मतलब होता है कि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एज पर्सन है, कोई बूढ़ा आदमी है, तो हमेशा ही वो ऐसी बात करेगा जिससे वो चाहता है कि वो हमारे समाज के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसको वो टूटे ना, या मतलब बोल सकते हैं कि वो एक सही तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। जैसे कि ये जो बच्चा बोल रहा है कि आई वांट इट नाउ, जैसे फॉर एग्जांपल इसको चॉकलेट चाहिए तो बोलता है कि अभी चाहिए। बट ये यहाँ पर जो जो पर्सन है बोल रहा है कि यू कांट हैबिट, इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है आपके लिए, खाने के लिए दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए आप मत खाइए। ये बेसिकली मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, सुपर ईगो। ओके। एंड उसके बाद ये जो ईगो है, दोनों के बीच का रास्ता होता है, ये कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए काम करता है। ये लगभग 2 साल की उम्र के बाद डेवलप हो जाता है, और ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये जो कन्फ्लिक्ट होती है इन दोनों के बीच में, ईद और सुपर ईगो के बीच में, इसको खत्म रिड्यूस करने के लिए काम करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म की थ्योरी, तो उसमें इस प्रकार से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है उसको पढ़ेंगे। सो ये क्या, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ बोलता है कि ये बच्चा कि ये चॉकलेट चाहिए मुझे, आई वांट चॉकलेट, सो व्हाट, यहाँ पर जो सुपर ईगो है, व्हाट ही सेड दैट इट्स नॉट राइट, इसको नहीं खाना चाहिए। एंड जो सुपर यहाँ पर ईगो है क्या बोलेगा कि वी नीड टू प्लान एंड वेट इन ऑर्डर टू हैव इट, मतलब ठीक है आपको चाहिए, आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट समय लगता है कोई चीज़ को लेने में। तो ये क्या है, बीच का कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए काम करता है ईगो। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आई वांट टू डू इट राइट नाउ। एंड जो सुपर ईगो है, दैट्स नॉट राइट टू डू इट, इसको सही ये करने के लिए सही समय नहीं है या नहीं करना है। तो ईगो क्या करेगा, उसको बोल देगा मे बी वी कैन कंप्रोमाइज, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म कैन बी डिस्क्राइब एज द बिहेवियर दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द एंजाइटी, स्ट्रेस, और इस प्रकार की जो फीलिंग होती है, डिफिकल्ट फीलिंग, उससे रोकने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। सो आगे हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे किस प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। सो देर आर वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म, मैनी ऑफ विच आर दी ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिक होती हैं, उनको हम सप्रेस कर लेते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो आप फॉर्म करते हैं, उनको बना करके आप उनको, जो फीलिंग है या जो जो भी आपका बिहेवियर है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं क्या है डिफरेंट मैकेनिज्म। पहली है रिप्रेसिंग, या इसको बोलते हैं मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग।
मतलब जानबूझ के भूलने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं रेप्रेशन। ये भी वन ऑफ द मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हमारी जो फीलिंग्स होती है, कोई एंजाइटी है या कोई स्ट्रेस है, उसको खत्म किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिनको हम याद नहीं करना चाहते हैं जानबूझकर, सो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब होता है कि जिस प्रकार का आपका बिहेवियर है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में है या एंजाइटी है, उसके जस्ट अपोजिट टाइप का बिहेवियर डेवलप कर लेना। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, अ मैन हु आर प्रेजुडिस अगेंस्ट द होमोसेक्सुअल आर मेकिंग अ डिफेंस अगेंस्ट देयर वन होमोसेक्सुअल फीलिंग। जैसे कोई इंसान है, ही और शी हैज़ द फीलिंग ऑफ होमोसेक्सुअल, ओके, बट वो क्या है, वो प्रेजुडिस है कि ये जो होमोसेक्सुअल फीलिंग होती है ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, उसके अगेंस्ट में वो बात करता है, अगेंस्ट बोलता है। तो क्या करेगा वो कि अपने अंदर की जो फीलिंग होगी होमोसेक्सुअल फीलिंग, उसको भी सप्रेस कर लेगा, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल फीलिंग के अगेंस्ट में है। इसलिए वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है अपोजिट टू द बिहेवियर। उसका जो खुद का जो बिहेवियर है, उसकी उसकी जो फीलिंग है, उसके अगेंस्ट में इस प्रकार का वो एक बिहेवियर डेवलप कर रहा है। और नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। मतलब एक आपकी जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग, थॉट्स, आइडिया है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और वो एक टीचर को हेट करता है और उसकी क्लास में नहीं करता है। अगर उसका फ्रेंड पूछेगा कि आप क्लास में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो बोलता है कि टीचर हमको हेट करता है। मतलब उसने अपनी जो फीलिंग है जस्ट उसने दूसरे के ऊपर डाल दी, टीचर के ऊपर डाल दी। इसको बोलते हैं कि प्रोजेक्शन, विस्थापित करना अपनी जो फीलिंग थॉट है दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि आपकी अपनी गलती दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना। जैसे ब्लेमिंग टीचर आफ्टर फेल इन एग्जाम। एग्जाम में आप फेल हो गए, तो आप खुद पढ़ाई नहीं की, अपनी जो आपका जो बिहेवियर, थॉट्स, जो फीलिंग है, जो अनएक्सेप्टेबल है, आप जस्टिफाई करने के लिए आप जस्टिफाई करते हैं इसमें बेसिकली अपनी फीलिंग्स और अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स को। जैसे कि ब्लेमिंग टीचर आफ्टर फेल इन दी एग्जाम। एग्जाम फेल होने के बाद बजाय के बोलने के लिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की, आप बोल देते हैं कि बेसिकली टीचर ने पढ़ाया नहीं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपके जो स्ट्रेस है, जो भी आपको टेंशन है, जो फीलिंग्स है, वो दूसरे के ऊपर आप विस्थापित डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके बॉस ने आपको डांट दिया, तो आप जो गुस्सा है आप बॉस पे तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, आप घर जाके अपने बच्चों पर, अपने फैमिली पर, या अपने जो डॉग है उस पर आप ये किक करेंगे, उसको उसको मारेंगे, पीटेंगे। तो ये जो होता है तरीका अपनी फीलिंग को सप्रेस करने का, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कि मानना नहीं। कोई चीज़ अगर ऑब्वियस है, उसको उसके बावजूद भी आप उसको माने ना, रिफ्यूज कर दें, रिकोगनाइज करने से। सो रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेजिंग समथिंग दैट इज ऑब्वियस टू द अदर्स। ओके, लाइक अ स्टूडेंट मे रिफ्यूज टू रिकोगनाइज देयर ऑब्वियस लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन द एग्जाम। एग्जाम में प्रिपेयर्ड नहीं होने के बावजूद भी ये आप इस चीज़ को मानना ही नहीं और एग्जाम देने चले जाना, और इवन कि आपको पता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं एग्जाम के लिए, तो ये डिनाइल कहलाता है। नेक्स्ट है रेग्रेशन। रेग्रेशन क्या होता है कि रिवर्टिंग टू अ मोर मेच्योर स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिजल्ट, आपका रिजल्ट आता है, आप फेल हो जाते हैं, तो वो जो फीलिंग है, जो आपके जो स्ट्रेस है आपके अंदर, उसको खत्म करने के लिए आप रोते हैं, क्राई करते हैं, कि इमेच्योर स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन। जैसे बच्चे जो होते हैं, और सब्लिमेशन का मतलब होता है कि इसमें चैनलाइज करते हैं चीज़ों को हम। जैसे कि आपको एंगर है, गुस्सा है किसी के ऊपर, आप तो उसको मारने के बजाय आप क्या करते हैं, चले जाते हैं खेलने के लिए, स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, ट्रांसफर हो गई दूसरी एक्टिविटी में। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, चैनलाइजिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू सोशली एक्सेप्टेबल तरीका। अगर जैसे आप गुस्से थे किसी से, आप उसको मारते, तो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने क्या किया कि अपनी एनर्जी को और कहीं डाइवर्ट कर दिया इन दी स्पोर्ट एक्टिविटी। अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने, सिगमंड फ्रॉड पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे इम्फेसिस किया था, इस पे जोर दिया था कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, डेवलपमेंट उसका किस प्रकार से विकास होता है और कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उन्होंने बताया था। और उन्होंने बताया था कि एक हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है, एक स्टिमुलस होता है, एक लिबिडो होता है, उसको बोलते हैं कि एनर्जी बोल सकते हैं। जो एनर्जी हर हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट स्टेजेस में जब वो विकास करता है, उसकी पर्सनालिटी बढ़ती है, तो वो जो एनर्जी होती है वो हर जगह काम करती है और वो डेवलपमेंट करने के लिए सहायक होती है। सो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने, सिगमंड फ्रॉड ने दी थी कुछ इंडिविजुअल, मतलब जन्म से लेकर मरण तक, फ्रॉम दी राइट टू द बर्थ टू द डेथ, कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, कोई किसी भी इंसान की, देख सकते हैं यहाँ से आप। पहली है जन्म से लेकर 2 साल तक, इसको बोला जाता है ओरल स्टेज। ये इसमें जो लिबिडो होता है, जो एनर्जी होती है, वो बेसिकली
उसको प्लेजर कहाँ से मिलता है? माउथ से। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो सक करते हैं या बाइट करना, ये सभी चीज़ें उनको मज़ा आता है इस सब चीज़ों में। दूसरी है 2 साल से लेकर 4 साल तक अनाल। अनाल मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको गुदा। तो डिफिकेटिंग और रिटेनिंग फिर्स, डिफिकेट करने में, पॉटी करने में, और उसी उसी उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह कराना। तो उनको उसमें प्लेजर मिलता है, तो उनकी जो एनर्जी होती है डिफिकेटिंग करने में होती है, एनस में होती, एनाल में होती है। फोर्थ है तीसरा, मतलब दूसरा तीसरा है 4 साल से लेकर 5 साल तक पैलिक। पैलिक जो होती है जेनाइटल, मतलब बच्चों में जब 5 साल के हो जाते हैं तो उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और एक जो अट्रैक्शन होता है एक मेल का, एक जो बच्चा मेल है उसका अपनी मदर की तरफ, और जो फीमेल है, जो चाइल्ड है, गर्ल है, उस अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं जो बेसिकली ये जो प्लेजर सोर्स होता है जेनाइटल, इसको बोलते हैं पैलिक स्टेज में। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रा, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गर्ल्स का अपने फादर के प्रति अट्रैक्शन, एंड दी ऑडिपस द अट्रैक्शन ऑफ द बॉय टू हिज मदर। तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोनों। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक, मतलब ये जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं लेटेंसी। इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल अर्ज, जो एनर्जी होती है इस उम्र में, एडोलसेंट एज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत सेक्सुअल अर्ज होती है। तो इसमें क्या होता है, ये एनर्जी को डाइवर्ट किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, हॉबी में, पढ़ाई करने में, ये सभी चीज़ों में, नए नए स्किल सीखने में। तो ये होती है लेटेंसी स्टेज। नेक्स्ट है प्यूबर्टी टू ऑनवर्ड, मतलब प्यूबर्टी के बाद, एडोलसेंट के बाद, लेकिन मर्द तक, मतलब जब तक डेथ नहीं होती उसके पहले तक जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज होती है जो अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स के प्रति एक जो अट्रैक्शन होता है वो हमेशा ही बना रहता है। सो ये है कुछ स्टेजेस जो कि इनके द्वारा दी गई थी, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, कि इंसान का जो विकास हो रहा है डिफरेंट स्टेजेस में, और वहाँ पर कौन सी एनर्जी किस प्रकार से वर्क करती है, और क्या उसका जो प्लेजर सोर्स है, यहाँ पर आपको बताया है मैंने। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, बिकॉज इसमें बनाने में काफ़ी समय लगता है, और दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर मी कि आप कमेंट करके बताएं। एंड सो ये जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी थ्योरी आपको ऐसे कंपाइलेशन कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और इसको पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है, सभी थ्योरी को एक साथ। बंडूरा थ्योरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोई भी थ्योरी इसमें जितना भी यहाँ पर मेंशन है, स्किनर की थ्योरी है, या फिर इसके अलावा जो भी थ्योरी थी, पावलव की थ्योरी है ये, और बिहेवियर थ्योरी, ये सभी बिहेवियरल थ्योरी है। उसके ऊपर वाली जो साइकुलर एरे करेक्शन के द्वारा, या फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, या फिर सेगमेंट फ्रॉड के द्वारा थ्योरी थ्योरी दी गई थी, ईद ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, आपको एक बार में समझना है, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इन सभी थ्योरी से, और थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो अच्छे से इसको देखिए और बढ़िया से, और बस आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा, और उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के पीडीएफ फाइल, नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, और उसके साथ मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी और फरवरी मार्च, मार्च लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच।